सियासत का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। आज हम यहाँ किसी पार्टी की आलोचना करने नहीं आए हैं बल्कि एक केस स्टडी पेश कर रहे हैं। ये उन लीडर्स के लिए है जो सच में जन सेवा को अपना धर्म मानते हैं। हम आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आईने में जम्मू कश्मीर के चांदपोरा विधानसभा क्षेत्र की एक गहरी और निष्पक्ष तस्वीर देखेंगे। तो चलिए सीधे जमीन पर उतरते हैं। ये है चांदपोरा विधानसभा क्षेत्र। नक्शे पर यह महज एक इलाका हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये उम्मीदों, चुनौतियों और संभावनाओं का एक जीता जागता केंद्र है। किसी भी रणनीति की पहली शर्त होती है जमीन की नब्ज को समझना, और आज हम वही करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे आज के विश्लेषण का सफर। हम चांदपोरा की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, वहां के लोगों को समझेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाएंगे, नतीजों के पीछे के क्यों को तलाशेंगे और इतिहास से सबक लेंगे, और आखिर में इन सभी धागों को जोड़कर एक ठोस सेवा केंद्रित शासन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो आइए पहले खंड से शुरू करते हैं। सियासत हवा में नहीं होती, वो जमीन पर होती है। और किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की मिट्टी, वहां के लोगों और उनके रोजमर्रा के संघर्षों को समझना पड़ता है। चांदपोरा की अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखते हैं। आबादी का लगभग 95% हिस्सा कश्मीरी मुस्लिम है, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों समुदाय शामिल हैं। करीब 4% हिंदू और सिख आबादी भी है। लेकिन सबसे अहम बात, ये एक युवा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आबादी है। इनकी उम्मीदें अलग हैं, इनके बात करने का तरीका अलग है। ये वो पीढ़ी है जो सिर्फ वादे नहीं, नतीजे चाहती है। अब बात करते हैं रोजी रोटी की। कागजों पर यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज्म और सर्विसेज पर चलती है, लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। जमीनी हकीकत ये है कि युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बहुत बड़ी और तकलीफदेह सच्चाई है। महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। ये सिर्फ आर्थिक मुद्दे नहीं हैं, ये वो चिंगारियां हैं जो किसी भी सियासी हवा का रुख बदल सकती हैं। तो अब देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत, ये सामाजिक और आर्थिक चिंताएं चुनावी नतीजों में कैसे तब्दील होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरकार हर कहानी आंकड़ों से गुजरती है। चलिए 2024 के चुनाव के उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो चांदपोरा की राजनीतिक हकीकत को बयां करते हैं। चांदपोरा में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 85,000 से कुछ ज्यादा है। ये आंकड़ा हमें इस मैदान का आकार बताता है। ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हर वोटर तक पहुंचा न जा सके, लेकिन इसके लिए एक मजबूत जमीनी संगठन और एक साफ रणनीति की जरूरत पड़ती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये शायद आज के विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला और सबसे जरूरी नंबर है। 2024 में यहां वोटिंग 30% से भी कम हुई। ये बहुत ही कम है। ये आंकड़ा कई सवाल खड़े करता है। क्या ये लोगों की नाउम्मीदी है? क्या ये सिस्टम से मोहभंग है? वजह जो भी हो, इतना कम टर्नआउट किसी भी चुनाव के नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बार चार्ट चुनावी कहानी को आईने की तरह साफ कर देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को आधे से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 3% से भी कम रहा। यह सिर्फ एक अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक खाई है। यह दिखाता है कि पार्टी का संदेश और जमीनी जुड़ाव दोनों में कहीं बहुत बड़ी कमी है। और कम वोटिंग के बावजूद जीत और हार का फासला 5,600 वोटों से भी ज्यादा का था। कम टर्नआउट वाले चुनाव में इतना बड़ा मार्जिन ये बताता है कि जीतने वाले पक्ष के पास एक मजबूत और वफादार वोट बैंक था। इस फासले को पाटना किसी भी चैलेंजर के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये डैशबोर्ड पूरे चुनावी हकीकत को एक नज़र में समेट देता है। कुल वोटर, बहुत कम टर्नआउट, वोट शेयर में जमीन आसमान का फर्क और एक बड़ा विनिंग मार्जिन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो संकेत हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ चुनौती बहुत बड़ी और गहरी है। तो बड़ा सवाल ये है, ये नतीजे ऐसे क्यों हैं? अब हम विश्लेषण के अगले दौर में चलते हैं। इन आंकड़ों के पीछे छिपे असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी मर्ज का इलाज करने से पहले उसकी सही पहचान यानी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी राजनीतिक संगठन की ताकत को 4 पैमानों पर मापता है। पहला, चुनावी मौजूदगी। दूसरा, सांगठनिक ढांचा। तीसरा, नैरेटिव यानी आपकी कहानी लोगों से जुड़ रही है या नहीं। और चौथा, आपके संसाधन। और जब हम इस फ्रेमवर्क को चांदपोरा पर लागू करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। चुनावी मौजूदगी और संगठन दोनों ही जमीन पर बहुत कमजोर हैं। पार्टी का जो मूल संदेश है वो यहाँ के लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
लेकिन चौथा पैमाना यानी संसाधन वो बहुत मजबूत है। ये एक अजीब विरोधाभास है, ऊपर से भरपूर समर्थन लेकिन जमीन पर पकड़ लगभग शून्य। और यहीं पर नैरेटिव यानी आपकी कहानी की बात बहुत अहम हो जाती है। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक संवाद की भी एक जिम्मेदारी होती है, वो जानकारी पर आधारित और सम्मानजनक होना चाहिए। जब नैरेटिव लोगों से नहीं जुड़ता तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम उनकी भाषा और उनकी गरिमा का सम्मान कर रहे हैं। आज की तस्वीर को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। तो चलिए अब चांदपुरा के चुनावी इतिहास को देखते हैं। ये हमें बताएगा कि यहाँ के लोगों का लोकतंत्र से रिश्ता कैसे जुड़ा और कैसे टूटा। इतिहास हमें सबक सिखाता है। ये टाइमलाइन देखिए। 1983 में लगभग 65% वोटिंग हुई थी। फिर संघर्ष के दौर में यह गिरकर आधी यानी 30% रह गई। 2008 के बहिष्कार के दौर में यह और गिरकर 20% पर आ गई और आज भी यह 30% के आसपास ही अटकी हुई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि यहां के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भरोसा बार बार टूटा है और ये सीधे तौर पर बड़ी राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा है। तो हमने अब तक मर्ज की पहचान कर ली, उसके इतिहास को भी समझ लिया। अब बारी है इलाज की। अब हम डायग्नोसिस से प्रिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम एक ऐसी स्पष्ट रणनीति की बात करेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने पर नहीं बल्कि लोगों का भरोसा वापस जीतने पर टिकी हो। और इसकी शुरुआत होती है एक सही उम्मीदवार से। उम्मीदवार ऐसा हो जो स्थानीय हो, जिसे लोग अपना समझें। कोई ऐसा प्रोफेशनल जिसका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो, जैसे कोई डॉक्टर या टीचर जो लोगों की जुबान कश्मीरी और उर्दू बोलता हो। और सबसे जरूरी, जो सिर्फ विकास की बात करे, जो युवाओं के रोजगार और शिक्षा की चिंता को समझे और उसका हल निकाल सके। ये एक वाकया उस सोच को दिखाता है जिसकी चांदपोरा को जरूरत है। नैरेटिव को बदलना होगा, बहस को बड़ी बड़ी राजनीतिक बातों से हटाकर लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर लाना होगा। अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य। जब लोगों को लगेगा कि सियासत उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही है तो भरोसा खुद ब खुद लौटेगा। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस 90 दिन की योजना चाहिए। इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन रिसर्च और जमीनी संगठन बनाने में, अगले 30 दिन विकास के संदेश को लोगों तक पहुंचाने और उनसे मिलने जुलने में, फिर अगले 30 दिन घर घर जाकर अपनी बात रखने में, और आखिरी दिनों में लोगों को वोट डालने में मदद करने और अपने पॉजिटिव संदेश को बार बार दोहराने में। और हां, ऐसी कोई भी रणनीति आज के दौर में डेटा पर निर्भर करती है। इसलिए ये याद रखना बेहद जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर नागरिक की प्राइवेसी और उसकी सहमति सबसे ऊपर है। किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल पूरी तरह से कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से ही होना चाहिए। भरोसा बनाने की शुरुआत भरोसे का सम्मान करने से ही होती है। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि ये सारी मेहनत, ये सारी रणनीति, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने का जरिया नहीं है। इसका असली और अंतिम मकसद है एक असरदार और जवाबदेह शासन की नींव रखना। जनादेश एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना ही सच्चा शासन है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर डेटा हमें समस्या दिखा रहा है और एक साफ ब्लूप्रिंट हमें रास्ता भी बता रहा है, तो फिर एक नेता और लोगों के बीच भरोसे का पुल बनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ चांदपोरा के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।